हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद इन हाउ मेनी मंथ शुड द क्लेम बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये पूछा गया है कि अगर वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्लेम किया जाता है ना, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्लेम किया है तो वो कितने टाइम पीरियड में उसका डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, तो वो 3 मंथ्स के अंतर्गत होना चाहिए। द अथॉरिटी मस्ट डिस्पोज ऑफ द क्लेम विद इन 3 मंथ्स। तो अगर किसी अथॉरिटी के सामने कोई क्लेम किया गया है तो वो 3 महीने के अंतर्गत वो अथॉरिटी उसको डिस्पोज करेगी। ठीक है, लेकिन इस टाइम पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो तो। अंडर विच कंडीशन इज कंपनसेशन फॉर डिलेड वेजेस नॉट ग्रांटेड। मतलब पूछा है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें अगर कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा अगर वेजेस टाइमली पेमेंट नहीं किया है, तो उसके लिए कंपनसेशन नहीं देने का प्रावधान किया गया है। तो अगर बोनाफाइड एरर है तो वहाँ पे अगर जैसे जान करके वेजेस देने में डिले नहीं हुआ, कोई बोनाफाइड रीजन था, एरर था, ठीक है। एम्प्लॉइज फेलियर टू एक्सेप्ट पेमेंट, एम्प्लॉइज ने पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया है। इमरजेंसी और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, अगर कोई इमरजेंसी ऐसी आ गई जिसके कारण पेमेंट नहीं कर पाए या कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ गए, तो इन सब के मामले में कंपनसेशन की देने की ज़रूरत नहीं है कि वेजेस का टाइमली पेमेंट नहीं हुआ है तो कंपनसेशन नहीं दिया जाए। कंपनसेशन फॉर डिले वेजेस विल नॉट बी ग्रांटेड इफ द डिले वाज ड्यू टू अ बोनाफाइड एरर और एन इमरजेंसी एंड एक्सेप्शनल सिचुएशन और इफ द एम्प्लॉय फेल्ड टू एक्सेप्ट पेमेंट। नेक्स्ट है, इफ द अथॉरिटी इज अ मजिस्ट्रेट, हाउ इज द रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑर्डर्ड कैरिड आउट। है ना, तो जो अथॉरिटी है, जो ये क्लेम को देखने के लिए अथॉरिटी जो ऑर्डर करेंगे, तो यहाँ पे अगर वो मजिस्ट्रेट है अगर तो उन्होंने जो ऑर्डर किया है रिकवरी के लिए, तो वो कैसे वसूला जाएगा। ठीक है, मतलब उसको कैसे लिया जाएगा, तो वो एज अ फाइन उसको वसूला जाएगा, एज अ फाइन इम्पोज बाय मजिस्ट्रेट। है ना, तो मजिस्ट्रेट उसको फाइन के रूप में, उस रिकवरी अमाउंट को फाइन के रूप में ऑर्डर कर सकता है कि वो फाइन के रूप में उसको लिया जाएगा। इफ द अथॉरिटी इज मजिस्ट्रेट, the recovery is treated as a fine imposed by the magistrate. If the authority is not a magistrate, then the recovery will be done through a magistrate treating it as a fine. ठीक है, तो अगर वो मजिस्ट्रेट अथॉरिटी अगर मजिस्ट्रेट ही है तो वो रिकवरी जो है वो फाइन मतलब मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाया फाइन माना जाएगा। और अगर वो अथॉरिटी मजिस्ट्रेट नहीं है तो जो रिकवरी होगी वो इस तरीके से मतलब मजिस्ट्रेट के थ्रू की जाएगी और इस तरीके से लिया कि वो फाइन लगाया गया है। ठीक है, तो अब सेक्शन 15 बोलता है क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस और डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, तो सेक्शन 15 ये बोलता है कि अगर डिडक्शन कर दिया गया वेजेस में से, तो उससे क्या हुआ, मतलब कोई क्लेम, फिर उसके लिए क्लेम करा गया या फिर वेजेस के पेमेंट में डिले हुआ, इसके कारण क्लेम अराइज हुआ है, तो उसको कैसे सेटल करना है, सेक्शन 15 में दिया। तो अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है अथॉरिटी जो वेजेस से रिलेटेड क्लेम है उसको सुनने के लिए। ठीक है, तो अथॉरिटी कौन हो सकता है, कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ये हो सकते हैं, रीजनल लेबर कमिश्नर और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर विथ एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, या प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, ऑफिसर विथ एक्सपीरियंस जैसे सिविल कोर्ट जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इनमें से किसी को भी मतलब वेजेस से रिलेटेड क्लेम को सुनने के लिए अपॉइंट कर सकती है अथॉरिटी। फाइलिंग क्लेम्स फॉर डिडक्शन और डिले इन वेजेस। अब इफ वेजेस आर डिडक्टेड अनलॉफुली, अब क्या कह रहा है कि उनके वेजेस में से पैसा काट लिया गया है ना, अनलॉफुली डिडक्ट कर लिया या फिर डिले पेमेंट किया गया है। ठीक है, तो कौन पर्सन फाइल कर सकता है क्लेम, तो अफेक्टेड वर्कर जिसका मतलब वेजेस कटने के कारण या डिले होने के कारण अफेक्ट हुआ है, तो ऐसे वर्कर द्वारा क्लेम किया जाएगा। लीगल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाएगा, ऑफिशियल ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के द्वारा किया जाएगा, और इंस्पेक्टर अंडर द एक्ट के अंतर्गत कोई इंस्पेक्टर है तो उनके द्वारा किया जाएगा। एनी अदर ऑथराइज पर्सन विथ परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी, और अथॉरिटी की परमिशन से कोई भी अगर पर्सन को ऑथराइज किया गया अदर पर्सन को, तो वो भी यहाँ पे क्लेम कर सकता है।
टाइम लिमिट क्या है, तो क्लेम कितने टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए, तो मस्ट बी फाइल्ड विद इन 12 मंथ। 12 मंथ में क्लेम हो जाना चाहिए। जब से डिडक्शन हुआ या जिस दिन से डिले पेमेंट हुआ है, तो उससे 12 महीने के अंतर्गत क्लेम हो जाना चाहिए। ठीक है, और इसको 12 महीने के बाद भी आगे बढ़ाया जा सकता है सफिशिएंट रीजन के साथ। फिर डिसीजन एंड कंपनसेशन, द अथॉरिटी विल हियर बोथ पार्टीज एंड मे डायरेक्ट रिफंड ऑफ द डिडक्टेड अमाउंट। अब क्या होगी, जो अथॉरिटी है जिसके सामने क्लेम किया गया वो दोनों पार्टी को सुनेगी। अब वो डिसीजन दे सकती है जो भी उन्हें सही लगेगा, या तो बोल देगा जो अमाउंट डिडक्ट किया है वो वापस कर दो, या पेमेंट जो डिले किया है उससे रिलेटेड वो बोल दिया कंपनसेशन दिया जाए अप टू 10 टाइम्स, है ना। मतलब जो पेमेंट वेजेस अभी पे नहीं किया है तो उसका बोल दिया जाएगा कि पेमेंट करो वेजेस का। फिर कंपनसेशन दिया जा सकता है अप टू 10 टाइम्स द डिडक्टेड अमाउंट, जो अमाउंट डिडक्ट कर दिया है उसका 10 गुना कंपनसेशन दे दो। ठीक है, बिटवीन 1500 एंड 3000 रुपीज फॉर डिलेड वेजेस। ठीक है, तो इतने के बीच में वो होगा जो 10 टाइम्स होगा। इफ वेजेस आर पेड बिफोर द डिसीजन, अगर वेजेस पे कर दी गई डिसीजन के पहले, तो कंपनसेशन अप टू 2000 रुपीज, तो फिर कंपनसेशन 2000 तक का देना होगा। ठीक। टाइम फ्रेम फॉर डिस्पोजल, द क्लेम शुड बी रिजॉल्व विद इन 3 मंथ्स, कैन बी एक्सटेंडेड इन स्पेशल केस। 3 महीने के अंतर्गत, जब वो क्लेम हुआ है उससे 3 महीने के अंतर्गत इसको रिजॉल्व होना होगा। नो एक्सेप्शन दिया गया है कि नो कंपनसेशन फॉर डिलेड वेजेस इफ द डिले वॉज ड्यू टू। अब अगर वेजेस डिले पे किया गया तो उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। किस केस में, अगर बोनाफाइड एरर है ना, या डिस्प्यूट जो हुआ है अमाउंट पे वो बोनाफाइडली हुआ है, इमरजेंसी या एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है। ठीक है, और एम्प्लॉय फेल हो गया है पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, तो इन केसेस में कंपनसेशन डिले, मतलब वेजेस पे होने डिले होने पर भी कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। फिर है पेनल्टी फॉर मैलिशियस और वेक्शियस क्लेम। अब अगर कोई झूठा ऐसा क्लेम कर दिया गया है ना, झूठा या तुच्छ टाइप का, है ना, कि जो करने की जरूरत नहीं थी और ऐसा टाइम बर्बाद करने वाला किया, तो यहाँ पर अगर पाया गया कि क्लेम पाया गया कि वो मैलिशियस है या वेक्शियस है, तो जो क्लेमेंट है जिसने भी किया था उसको फाइन लगाया जाएगा 375 रुपए तक का। ठीक है, वो किसको देगा, एम्प्लॉयर को देगा, पेबल टू द एम्प्लॉयर। इफ द एम्प्लॉय वाज फोर्स्ड टू सीक लीगल रेड्रेस अनफेयरली, द एम्प्लॉयर मे बी फाइंड अप टू, और अगर डिफॉल्ट एम्प्लॉयर का है तो वहां पर वो गवर्नमेंट को पे करेगा 375 रुपए। ठीक है, मतलब अगर वो एम्प्लॉय को अनफेयरली तरीके से उसके लीगल जो वो है उसको दिया गया, फोर्स किया गया है। फिर नेक्स्ट लीगल एस्पेक्ट ऑफ proceedings, the finality of decision, the authority decision on legal representative dispute is final। तो जो यहाँ पे अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया है, ठीक है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिस्प्यूट से रिलेटेड है, तो वो फाइनल होगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है, द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन इज कंसीडर, जो भी इंक्वायरी होगी इस सेक्शन के तहत वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी, और आईपीसी के सेक्शन 193, 219 एंड 228 के अंतर्गत वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑर्डर्ड, तो अगर अथॉरिटी अगर मजिस्ट्रेट है तो अमाउंट कैन बी रिकवर्ड एज अ फाइन इम्पोज बाय द मजिस्ट्रेट, तो वो एज अ फाइन रिकवर की जाएगी। और इफ द अथॉरिटी नॉट मजिस्ट्रेट नहीं है तो रिकवरी विल बी डन थ्रू अ मजिस्ट्रेट, तो यहाँ रिकवरी मजिस्ट्रेट के थ्रू की जाएगी और ट्रीट किया जाएगा कि वो फाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम फाइन फॉर एन एम्प्लॉयर वायलेटिंग सेक्शन 5, 7, 8, 9, 10 एंड 11 एंड 13, 11, 12, 13। तो यहाँ बोला है कि अगर एम्प्लॉयर सेक्शन 5, 7, 8, 9, 10 और 11 to 13 तक के सेक्शंस का वायलेशन करता है तो एम्प्लॉयर को मिनिमम कितना फाइन देना होगा, तो ये मिनिमम फाइन है 1500 रुपये। तो अगर कोई नियोक्ता धारा 5, 7, 8, 10, 11 से 13 तक के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे मिनिमम 1500 से 7500 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये मैक्सिमम अमाउंट याद रखिएगा, और ये मिनिमम। What is the penalty for failing to nominate a responsible person under the section 3? सेक्शन 3 में जो एक जिम्मेदार व्यक्ति को नामित करना था, अगर वो नाम बताने में, नॉमिनेट करने में अगर फेल हो गए हैं तो कितना मैक्सिमम उसको दंड दिया जाएगा, तो सेक्शन 3000 रुपीज दिया जाएगा। तो धारा 3 के अनुसार यदि नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नामांकित करने में असफल रहता है तो उसे अधिकतम 3000 का जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट है
What is the fine for failing to maintain records or furnishing false information? अब अगर किसी ने क्या किया कि जो रिकॉर्ड मेंटेन किए थे या जो इन्फॉर्मेशन फर्निश की थी, जो दी गई थी, वो क्या किया, झूठा है, मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई, या रिकॉर्ड मेंटेन करने में अगर वो फेल हो गया है तो उसको कितना दंड देना दिया जाएगा? तो 1500 से 7500 तक। मिनिमम में 1500, मैक्सिमम में 7500। अगर कोई नियोक्ता रिकॉर्ड नहीं रखता है, झूठी जानकारी देता है या महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार करता है तो उसे 1500 से 7500, 7500 तक का दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, इफ एन एम्प्लॉयर abstract एन इंस्पेक्टर फ्रॉम परफॉर्मिंग ड्यूटीज, व्हाट इज द पेनल्टी? अगर कोई एम्प्लॉयर क्या हो रहा है, जो इंस्पेक्टर है उसको उसका काम, उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने में क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको बाधा डाल रहा है, तो फिर उसको कितना दंड देना होगा? तो उसको भी 1500 से 7500 तक का देना होगा। अगर कोई व्यक्ति इंस्पेक्टर के कार्य में बाधा डालता है, जांच में सहयोग नहीं करता है या वेतन रिकॉर्ड प्रस्तुत करने से इनकार करता है, जो सैलरी वेजेस रिकॉर्ड है वो दिखाने से मना कर देता है, तो उसको 1500 से 7500 तक का जुर्माना होगा। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर रिपीट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट? अगर फिर भी रिपीट किया जा रहा है ऑफेंस तो फिर क्या पेनल्टी होगी? तो 3750 से 22500 तक की फिर पेनल्टी हो सकती है अगले ऑर्डर पे। अगर कोई व्यक्ति पहले से दोषी ठहराया जा चुका है और दोबारा वही अपराध करता है तो उसे 3750 से 22500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट एडिशनल पेनल्टी इज इम्पोज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टाइम? अगर वेजेस को टाइमली पेमेंट नहीं किया है ना, पेमेंट ही नहीं किया है तुम्हारा कितना एडिशनल पेनल्टी वो किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, एक हमने देखा था कि डिले पेमेंट किया, यहाँ है कि वो टाइमली नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टाइम, समय पर वेतन नहीं देने पर अतिरिक्त दंड क्या लगाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ 750 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, मतलब जितने दिन वो डिले करता जाएगा उतने दिन उसको देना होगा। तो अगर नियोक्ता समय पे वेतन का भुगतान नहीं करता है तो उसे 750 प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ता है जब तक कि वेतन का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 20 पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस दे रखा है। तो पेनल्टी फॉर वायलेशन जो है वो, इफ एम्प्लॉयर फेल टू सेक्शन 5, 7, 8, 9, 10, 11 to 13 तक है तो मिनिमम 1500 और मैक्सिमम 7500 तक की पेनल्टी देनी होगी। ठीक है, फिर अदर सेक्शन में आ जाएगा कि वॉयलेट कर रहा है सेक्शन 4, 5, 6, सेक्शन 8, सबसेक्शन 8, 10, सबसेक्शन 225, तो यहाँ 3750 तक का दिया जा सकता है। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम नॉमिनेट करने में, सेक्शन 3 में बोला है रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नॉमिनेट करेगा, अगर वो नॉमिनेट करने में वो फेल हो जाता है तो यहाँ पर 3000 रुपये तक का फाइन देना होगा। पेनल्टी फॉर फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड फर्निश इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे भी अगर वो रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहा है या फॉल्स दे रहा है या इंफॉर्मेशन या रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर रहा है, फर्निश नहीं कर रहा है, ठीक, या फिर कोई क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे भी 1500 से 7500 तक का जुर्माना है। ठीक है, इंस्पेक्टर को उनके काम करने में बाधा डाल रहा है, ठीक है, तो उसकी ड्यूटी से उसको कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है कोऑपरेट करने से, वेजेस रिकॉर्ड दिखाने से मना कर रहा है, फेल हो गया है, उससे जो क्वेश्चन पूछा है उससे वो उसका जवाब देने से, मतलब वो प्रिवेंट एन एम्प्लॉय फ्रॉम बीइंग क्वेश्चन, मतलब किसी एम्प्लॉय से क्वेश्चन किया जाए उससे उसको रोका जा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है कि इंस्पेक्टर ना पूछ सके, तो वहाँ पे भी 1500 से 7500 है। और रिपीट ऑफेंस किया गया, अगर कन्विक्टेड हो गया और फिर सेम ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 3750 मिनिमम, मैक्सिमम 22500 है। नो एक्शन विल बी टेकन इफ द प्रीवियस कन्विक्शन वाज मोर देन 2 years ओल्ड। अब 2 साल से पुराना का अगर कन्विक्शन है तो फिर इसके अकॉर्डिंग मतलब नहीं होगा। ठीक है, पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टाइम, इफ वेजेस आर नॉट पेड बाय द ड्यू डेट फिक्स बाय द अथॉरिटी, अथॉरिटी ने जो टाइम पीरियड दिया है उस टाइम पर वो पेमेंट नहीं कर रहा है वेजेस का, तो एडिशनल 750 पर डे रहेगा नॉन पेमेंट के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ। थैंक यू।